बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुशी से फूले नहीं समा रहे। उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब अब जेल से बाहर आया ही चाहते हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन कुछ और कह रहे हैं। इमरान खान साहब को अभी कुछ दिन और मजीद जेल में रहना पड़ सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच चुका है। मामला क्या होंगे, क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगे या तहरीक इंसाफ के दरमियान क़यादत के मामले के ऊपर कोई नया तनाज़ा सामने आने वाला है। क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर को कुछ नहीं पता, तहरीक की क़यादत मैं खुद कर रहा हूँ। बहरहाल मामला देखते हैं कोर्ट्स जो है वो किस तरीके से असरअंदाज होंगी। क्या जो है वो ट्रायल कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट के पास अब कुछ ऐसा बाकी बचा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जिसकी बुनियाद पर साइफर केस के ऊपर फैसला दिया जा सके या साइफर केस के हवाले से बात की जा सके। कमर दिलशाद साहब से बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर और उनसे पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामलात को। लेकिन पहले चलते हैं आमिर इलियास राना साहब की तरफ। इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हैं। बहुत से मामलात के अंदर जो कुछ तबसरा आमिर इलियास राना साहब ने किया, आने वाले दिनों के अंदर हमने देखा कि वो दुरुस्त साबित हुआ। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया माजिद निज़ामी साहब ने। बहुत ही कलील मुद्दत के अंदर ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से दुरुस्त खबर अगर किसी के पास है माजी से पैवस्ता तो वो माजिद निज़ामी साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब गुफ्तगू आप ही से शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। साथ ये फरमाइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई साइफर केस के हवाले से जो थी वो कुछ गैर मामूली महसूस हुई आपको, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कदर खुले रिमार्क्स दे दिए हैं, केस के मेरिट्स के ऊपर इस तरीके से बात कर ली है, तो अब ट्रायल कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं रहती। देखें, पहली बात तो यह है कि फैसला जिस भी अदालत ने देना है वो तस्लीम तो होना है, चाहे वो जमानत का हो चाहे वो सजा का है। वो मैं और आप माने या ना माने, किसी सियासी जमात को पसंद आए या ना आए, नवाज शरीफ को जब सजाएं दी जा रही थी उन पर भी इतराज़ात थे, लेकिन फैसले तो तस्लीम हो गए थे। जब उनको ब्लैक लॉ डिक्शनरी में प्राइम मिनिस्टरशिप से नाअहल किया गया तो वो घर चले गए। फिर जो 2 सजाएं हुई वो जेल भी पाई उन्होंने, जमानतें भी पाई और अब बरी भी हो चुके। इसी तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इशू है कि जब उनको तोशाखाना में सजा दी गई तो ट्रोलिंग की इंतहा थी और जज को लंदन तक में आपने देखा होगा, जब वो गए थे एक जुडिशल कोर्स पे, वहां पे उनकी यूनिवर्सिटी तक पीछा किया गया। तो पसंद आ जाए तो ठीक है, ना पसंद आए। अब सरदार तारिक मसूद को क्या क्या खिताब नहीं दिए पीटीआई ने, और आज जाहिर है कि बल्ले बल्ले है कि जी फैसला हो गया। ना सिर्फ ये फैसला हो गया बल्कि एक और केस भी उनका जो लेवल प्लेइंग फील्ड का था उसको भी एड्रेस करने के लिए फॉरेन इलेक्शन कमीशन से कह दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर्स की राय थी कि 4 जनवरी तक तो शायद ये केस ना लगे, चूंकि जो 3 रुकनी कमेटी है वो 4 तारीख को अवेलेबल होगी। लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस ने फैसला किया और कमेटी जो मौजूद बाकी 2 सीनियर जजेस के साथ थे वो आ जाएंगी मिनट्स के क्या हुआ। बहरहाल एक फैसला कर दिया कि जी आप करें, बिल्कुल अच्छी बात है। अदालतों का काम भी यही है कि बुनियादी हकूक देखें। लेकिन जो सुबह आपने बात की है ना साइफर, ये जो केस का जमानत थी, ब्रेक तक जो हमारे साथी दोस्त हैं जादेब अब्बासी, मैंने उनसे भी बात पूछी समझी, उस वक्त तक तो ये था कि जी सिर्फ जमानत तक आप अपने नुकात पे रखें, पीटीआई के वकला से कहा जा रहा था। लेकिन जब ब्रेक के बाद 1 घंटे के बाद आए हैं तो वो टोटल मेरिट्स पे जजेस ने तबसरे शुरू कर दिए, जो आपने भी कहा। तो ठीक है, ये भी अदलिया की राय है, मैं और आप तो सिर्फ उस पर तबसरा कर सकते हैं ना। जो हमने कह दिया कि जी इस केस के 2 हिस्से हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो वो जानते हैं। लेकिन ये बात आपको याद होगा, जब जमानत नवाज शरीफ की अथर मिनल्ला साहब ने लिख दी थी तो सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या नहीं हुआ था कि आप कैसे 64 सरफे का फैसला लिख सकते हैं, ये क्या कर दिया आपने, मेरिट पे लिख दिया सब कुछ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो मेरिट के ऊपर खुद तबसरा कर रही है। तो अब आप और हम उस पर क्या कह सकते हैं? हम तो देखेंगे कि जब ये नीचे केस चलेगा साइफर में, क्योंकि उसको तो नहीं रोका ना, उसकी उस डायरेक्शन दी गई है कि 4 हफ्ते में कंक्लूड ना किया जाए, वो तो अपनी रफ्तार से केस जारी है। जब वो आ जाता है फैसला, चाहे इन्होंने मेरिट कर दिए हैं या नहीं किए हैं, ट्रायल कोर्ट देखेगी उस पर असरअंदाज। तो बहरहाल सुपीरियर जुडिशरी के और सुप्रीम कोर्ट से क्या सुपीरियर होगी, असरअंदाज होते हैं। वकला ने अपने अपने दलाइल दोनों तरफ से देने हैं। ये जो वकला आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के मौजूद थे वो बार बार जजों के हवाले देंगे, क्योंकि रिटर्न फैसला आएगा उसमें भी देखा जाएगा कि क्या क्या गुफ्तगू हुई है। बहरहाल एक दिलचस्प खेल है जो इलेक्शन के साथ साथ शुरू हो गया। दिलचस्प खेल है। माजिद निज़ामी साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर है कि अभी तफसीली फैसला आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन रिमार्क्स ख़ास तौर पे एक राह मुतय्यन करते हुए दिखाई दिए कि जिसके अंदर ये महसूस हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को
लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ ऐसे दी जाए कि वो मासूम है और वो इलेक्शन लड़ सके। तो कुछ गैर मामूली आपको महसूस हुआ है फैसले के अंदर, या मामूल के फैसलों की तरह था? क्योंकि मेरी राणा साहब से जो बात हुई, तो राणा साहब तो यही समझते हैं कि जी इसमें कुछ गैर मामूली, यहाँ तक ज़रूर है कि केस के मेरिट्स के ऊपर आमतौर पर डिस्कशन होती नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि इस स्पेसिफिक मामले के अंदर ये थोड़ा सा मुनफरिद इसलिए भी है कि अभी इंतखाबात का माहौल बन रहा है, और अगर इंतखाबात का माहौल ना होता तो शायद इसके हवाले से हमें कोई दूसरी चीजें या दूसरे फैसले देखने को मिलते। अब मसला ये कि अब जब इसको कनेक्ट किया जाएगा इंतखाबात के माहौल से और पीटीआई की मुश्किलात से, तो ये बातें कुछ दिनों से बल्कि कुछ हफ्तों से चल रही थी कि तहरीक इंसाफ पर कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है। इसलिए इन दोनों चीजों को अगर कनेक्ट करके देखा जाए तो आज पीटीआई को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की गई है, ताकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान में ये तासुर ना जाए कि इस वक्त हुकूमत या रियासत उनके खिलाफ है और उन्हें अदलिया से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले दिनों में इसका एक बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, लेकिन इस फैसले को मैं आम इंतखाबात के इनेकाद से मिलाकर देखता हूँ। अगर इलेक्शन का माहौल ना होता तो शायद इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह के फैसले ना आते। अब राणा साहब, एक अहम नुक्ता जो है वो डिस्कशन के दौरान हमसे रह गया, वो ये था कि एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि ज़मानत के लिए ये ग्राउंड भी काफ़ी है कि मुद्दई ने इलेक्शन लड़ना है, यानी कि कोई गुंजाइश निकलती है कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो उसको ज़मानत दी जा सकती है क्योंकि वो मासूम है। तो ये जो रिमार्क्स हैं ये कोई प्रेसिडेंट तो सेट नहीं कर देंगे कि बहुत से लोग जो 9 मई के अंदर भी मुलविस हों या दीगर केसेस के अंदर मुलविस हों, वो ज़मानत दायर कर दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी हमें ज़मानत दी जाए क्योंकि हम जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए, ज़ाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं और फिर जो भी शॉर्ट ऑर्डर या वो जो भी जजमेंट देंगे इसके ऊपर ज़मानत की, तो देखना ये होगा कि उसके अंदर वो क्या लिख रहे हैं। क्योंकि एक ये भी मंसूब हुई है बात कि भाई जो इश्तिहारी हैं तो फिर उन्हें पुलिस ना पकड़े तो क्या करे। बिल्कुल। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उसके अंदर ये भी बात हो रही थी। और खान साहब का केस बड़ा क्लियर है कि उनको इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार दिया हुआ है। जो उसमें उनके ऊपर 62(1)(f का केस, वो 62 के तहत लगा दोषा खाने का, और वो सजा अभी इन फील्ड है और हाई कोर्ट ने उसको खत्म नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत लिखा कि अब आप जुर्म नहीं खत्म कर सकते, वो अपील के वक्त ही लगेगा। अब उसको भी वो पीटीआई ने कहा है हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है कि खान साहब 5 साल के लिए नायब है, वो इन फील्ड है, वो लागू है उनके ऊपर सजा के हिसाब से। और बाकियों में उनकी 27 दिसंबर को जो 190 मिलियन पाउंड का केस है और तोशा खाना का एक और केस है, उसके ऊपर उनका 27 दिसंबर तक वो जेल में मौजूद है, जुडिशल रिमांड है उनका चल रहा है। वो भी जज बशीर साहब उसका फैसला करेंगे कि क्या होता है। बहरहाल जिस तरह जमानत दी गई है उससे अदलिया का एक वो वकार भी बहाल हुआ है, भरम भी बना है कि जी देखें ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई चीज़ें काजी फायद साहब ने इलेक्शन के हवाले से जब पीटीआई को के बारे में एक तासुर बना के इन लोगों ने ज्यादती की है स्टे लेके, और हाई कोर्ट ने उसमें उनके जज साहब के ऊपर भी रिमार्क्स थे, वकीलों के ऊपर भी थे, तो फिर जो पीटीआई की तरफ से ट्रोलिंग हुई थी वो आपके सामने है। और आज जो है तो वो अदलिया अपने फैसले करती है, किसी को अच्छे लगते हैं, कभी किसी को बुरे लगते अच्छा हैं, राणा साहब, तारीख अगर तय कर देती है। राणा साहब, जब केसेस की बात होती है, इमरान खान साहब के केसेस को जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आपस में बातचीत की, तबसरे किए, तज्जिए किए, तो साइफर केस को हर फर्द ने कहा कि जी ये गले का फंदा बनेगा और बहुत जब वो ख़तरनाक इसकी आगे जाके सूरत हाल होगी, और कमेंट्स भी ये सामने है, जजेस की तरफ से भी रिमार्क सामने आया कि इसमें सजाए मौत भी हो सकती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज की कार्रवाई के बाद ये लगता है कि साइफर केस तो उड़ गया। देखिए, जो सजाए मौत की बात थी ना, वो सलमान अकरम राजा, अगर मेरे जहन में ठीक नाम है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में कहा था जी या उम्र कैद है या सजाए मौत है, और तो कुछ है नहीं। ये उससे तासुर बना था जो सलमान अकरम राजा ने हाई कोर्ट में कहा था कि इस केस की सजा क्या है। अब वहाँ रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में आए कि 2 साल तक की सजा हो सकती है, बस ज्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो चीजें मौजूद हैं, और किस तरह किस रुख पे जाएंगी ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ओपन हो जानी है, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फरवरी को है। और जिन लोग कुव्वतों का ख्याल है कि इमरान खान को इसीलिए बंद किया गया है कि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने देना, जैसे 2018 में नवाज शरीफ के हवाले से था कि उनको सजा हुई, उनको जेल में रखा गया और इलेक्शन हो गया,
तो फिर जो इदारे के साथ लड़ाई है वो मौजूद है, और केसेस तो एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। अभी जो 190 मिलियन की हम बात कर रहे थे, तो 9 मई वाला केस खान साहब का अभी मौजूद है। उसके अंदर भी आगे चल के मजीद पेशरफ्त होगी, और काफी सारे लोगों की होगी। अभी तो GHQ वाले में परसों ही दहशतगर्दी की अदालत ने 64 लोगों के नाकाबिले जमानत वारंट इशू किए हैं रावलपिंडी में। ये चीजें अभी चलेंगी। मैं ये नहीं समझ रहा कि कोई बैकडोर, कोई ऐसी सिफारतकारी हो गई है या ऐसी कोई गुफ्तगू हो गई है तो कोई रिलीफ देने का फैसला हो गया, क्योंकि इशारे नहीं मिल रहे इस तरह के। वो यही मिल रहा है कि जी ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का राइट है, उन्होंने फैसला दिया है और ट्रायल कोर्ट में वकला केस लड़ेंगे। ठीक हो गया। निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं, सैफर केस में कुछ बाकी है या सैफर केस ख़त्म हो चुका है, उड़ चुका है, अब उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग नहीं होगी, और जितना हवा सैफर का चारों तरफ था वो जाहिर है कि उसको पिन लग गई है और गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई है? तो ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि रिमार्क्स के ऊपर या किसी एक आध जमानत के ऊपर इस तरह की बात करना, मैं नहीं समझता कि उससे किसी केस की सिमत का तयन करना मुनासिब होगा। उसकी वजह यह है कि इस तरह के केसेस के अंदर बहरहाल प्रोसीडिंग्स में और तफसीलात में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई पॉइंट्स के ऊपर बाद में डिस्कशन होती है, कई पॉइंट्स ऐसे जेर बहस आते हैं कि जिनके ऊपर मामला एक तरफा हो सकता है या अक्सर मुख्तलिफ हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अभी साइफर केस का मामला चलेगा, और जब तक इसकी प्रोसीडिंग्स मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और ये समझना कि किसी एक प्रोसीडिंग में या एक फैसले से या किसी जमानत के हवाले से जो बात की जा रही है, उसकी बुनियाद पर अगर हम मफरूज़े कायम कर लेंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये काफी पेचीदा मामलात होते हैं, और इसके अंदर किसी भी एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर बहस जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए वक्त के साथ साथ इसको देखना होगा कि ये किस रुख पे जाता है। ठीक हो गया निज़ामी साहब। आमिर लियास राना साहब, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊँगा। तो एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। लतीफ़ खोसा साहब ही कहते हैं कि जी मैं कायद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बैरिस्टर गौहर को क्या पता। अब सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर में ज़मानत के बाद जब बाहर आ जाएंगे तो वो पहले कहते थे कि मैं इंसाफ का झंडा लेके निकला हूँ और इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगा कौन? इलेक्शन में जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मुश्किलात का शिकार होगी? क़यादत के आपस के इख्तलाफात के हवाले से ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ की क़यादत कौन करेगा सवाल है, और सवाल इसलिए है कि बहुत से लोग अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि इत्तला यही है, कानूनी मामला यही कहते हैं कि बानी चेयरमैन जो है वो जेल के अंदर ही मौजूद रहेंगे और शायद इलेक्शन के अंदर भी वो जेल में ही हो। राना साहब, आपको क्या लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, ये क्या तीनों जो है वो क़यादत के उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, क़यादत का जो है वो दावा कर रहे हैं? अब ज़ाहिर है कुरैशी साहब निकलेंगे तो वो जो इंसाफ का झंडा था वो दोबारा शायद उठा लेंगे। तो क्या सूरत हाल आगे बनती दिखाई दे रही है इलेक्शन के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब की बज़ाहिर तो जमानत मौजूद है, और कोई नया केस ऐसा नहीं है जिसमें उनकी जमानत ना हुई हो। अब नया डाल दें, कुछ कर दें, लेकिन डेरा गाजी खान के खोसा साहब और मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी किया है गुफ्तगू करने में, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि मैं बहुत सीनियर हूँ और इमरान खान के बाद हूँ। तो ये तो वैसे सारी जगह पे हर टॉक शो में हो रही है ना, कि इत्तेफाक से कि जितनी मेन क़यादत है वो कब कब आई है। कि यानी जिस दिन शाह महमूद कुरैशी आए PTI में तो वो सीनियर वाइस चेयरमैन थे, जिस दिन चौधरी परवेज इलाही आए वो उस दिन प्रेसिडेंट हो गए। अब बैरिस्टर गौर 1 साल पहले आए थे और वो अब आके पार्टी के चेयरमैन हो गए। खोसा साहब आए, सीनियर नायब सदर हो गए और उन्होंने दावा भी कर दिया। लेकिन सीनियर वाइस चेयरमैन तो फिर शाह महमूद कुरैशी मौजूद है, और अगर वो बाहर आते हैं तो तबन वो किसी को आगे आने नहीं देते। ना उन्होंने मुल्तान से कभी किसी को आने दिया, और ये जो सराइकी बेल्ट और जनूबी पंजाब की कहानी चलती है, सबसे ज्यादा बड़े जितने तुमंदार हैं, जमींदार हैं, ये सारे के सारे बेनिफिशरी हैं, सबके घर लाहौर में हैं, बच्चे वहां पे होते हैं, और ये इसका सौदा बेचते रहते हैं कि जी बड़ी गुर्बत है, बड़ी जो है ना पसमानदगी है, और सारे उहदों पे रह के इन्होंने कभी कुछ नहीं किया होता। तो बिल्कुल अब डेरा गाजी खान वर्सेस मुल्तान, मुल्तान वर्सेस डेरा गाजी खान हमें नजर आ सकता है जब शाह महमूद कुरैशी आएंगे, क्योंकि वो सीनियर वाइस चेयरमैन है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब बहरहाल बेगम बुशरा की नुमाइंदगी करते हैं पार्टी के अंदर भी, और वैसे भी उनका यही है, जो गुफ्तगू सामने आई है, जो सामने चीजें आई हैं। एक दिलचस्प मैच होगा, क्योंकि वकला के अपने अपने चैम्बर्स भी इसमें मुतारिक हैं, कि बैरिस्टर गौहर एतजाज हसन के साथ हैं, फिर वहाँ सलमान अकरम राजा हैं,
बेशुमार वकला हैं, जो हामिद खान खुद मौजूद हैं वहाँ पे, जिनको अपने चैम्बर्स में जजों को लगवाना भी एक ख्वाहिश होती है, और चैम्बर के लोगों को, वकला को जजों में घुसाना भी और बिठाना भी, और फैसले सब चीज़ें उसी के हिसाब से चल रही होती हैं। बड़ी दिलचस्प ये पीटीआई की कहानी होगी अच्छा, इसमें कि इसमें क्या इसमें लतीफ़ खोसा बैरिस्टर शाह गौहर महमूद साहब के की सामने वजाहत कितनी सरेंडर सामने आ करेंगे। सकती है कि वो कहेंगे नहीं जी मैं चेयरमैन हूँ, मुझे तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर मुंतखब किया गया था, मुझे तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनका एतमाद हासिल है, तो वो स्टैंड ले सकते हैं, या वो आपको लगता है कि पिक्चर में से पुराने सियासतदानों के आने की वजह से उनकी सियासत थोड़ी सी पीछे चली जाएगी? उनको बेचारा होने के तौर पे ही चेयरमैन बनाया गया। आपको याद होगा कि जिस दिन बैरिस्टर अली जफर, मैं जिनका नाम पहले से मैं लेना भूल गया, अभी बात कर रहा था कि वो खुद भी एक वकला के उसी हिसाब से ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं, तो उन्होंने उनको 7 मिनट बैशिंगी की साथ साथ कि हमारे पास तमाम बड़े ओहदेदार मसरूफ हैं, वो बड़े ओहदों पे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और अब हमने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन, यानी सेनेटर अली जफर जो पिछले निगरान हुकूमत के हिस्सेदार थे, वजीर इत्तलात थे, और उसी कोटे सियासत इसी चीज का चलन है, खेल है, लड़ाई पीटीआई के अंदर दायरा। अगर चेयरमैन खुद अंदर होंगे तो बाहर जो लोग हैं वो सारे आपस में झगड़ेंगे भी जरूर, और मसाइल जरूर पैदा होंगे, क्योंकि फिर यगानगत और यकजहती के साथ इलेक्शन कैंपेन होना फिर मुश्किल हो जाती है। निज़ामी साहब, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये आपस का जो इख्तलाफ है, जिस तरीके से राना साहब ने पोस्टमार्टम इसका किया है कि डेरा गाजी खान ग्रुप, फिर मुल्तान ग्रुप, इनकी आपस की लड़ाई, और फिर केपी के ग्रुप, जनूबी पंजाब और केपी के में जो रस्सा कशी होगी इक़्तिदार की, ये तहरीक इंसाफ को कितनी मुश्किलात का शिकार करेगी इलेक्शन में जब वो जाएंगे? जी मेरे ख्याल में अगर इमरान खान फील्ड में मौजूद नहीं होते तो तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप को भानमती का कुंभा ही कहा जा सकता है। उसकी वजह ये कि इनकी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, और जैसा कि यहाँ पे बात हो रही थी, इस वक्त जो मेन कंटेंडर्स हैं उनका इशू ये है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं या सरदार लतीफ खोसा हैं, उनकी इंतखाबी सियासत के अंदर इतनी पेनिट्रेशन या इतनी फुटिंग नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो दो कोई बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाते हैं और इलेक्शन मुहिम में जाने का उन्हें मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बाद वो दूसरे ऐसे बड़े लीडर होंगे कि जिनके कम अज कम हल्कों के अंदर सूबाई सतह पर डिवीजनल लेवल के ऊपर जिलों के अंदर राब्ते होंगे, कुछ लोग उनकी बात भी मानने वाले होंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सरदार लतीफ खोसा हो या बैरिस्टर गौहर हो या बैरिस्टर अली जफर हो, इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई पावर है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इलेक्शन तक मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के लीडर इसको लीड करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुन इस जमात को अब लीड करेंगे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान और कारकुन के दरमियान जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे लेकिन निज़ामी साहब अगर कारकुन लीड करेंगे और कारकुन जो है वो क़यादत संभाल लेंगे खुद ब खुद अपनी तरफ से, तो फिर टिकटों का मरला, फिर तो एक हल्के के अंदर 5-5 जो है वो उम्मीदवार आ जाएंगे, जब कोई कायद ही नहीं होगा, जब कोई सुनने वाले ही नहीं होगा। जी टिकट्स के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक अंडरग्राउंड नेटवर्क बन चुका है, और वो कई हफ्तों से टिकट्स एलोकेशन के हवाले से काम कर रहा है, और उसके ऊपर वकला ने ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब से जेल में जाके भी कुछ नामजदगियों की मंजूरियां ली हैं। तो टिकट एलोकेशन का मामला तो वो बिल्कुल सेपरेट है और वो तकरीबन मुकम्मल होने को है। तो मैं ये उसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जब जिस तरह हम बात कर रहे हैं सरदार लतीफ खोसा, हो सकता है उनकी स्टेटमेंट्स को ही कारकुन सीरियस ना लें। अगर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मैं पार्टी का एक सीनियर लीडर हूं या प्रेसिडेंट हूं या पार्टी ने मुझे मुंतखब किया है, तो हो सकता है कारकुन इसको भी सीरियस ना लें, क्योंकि इन सबको पता है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में इन सारों को अहमियत मिल रही है। मैं मुख्तसरन मिसाल देना चाहूंगा एमक्यूएम की, कि जब अल्ताफ हुसैन की जानिब से राब्ता कमेटी के अंदर लोगों को मुंतखब किया जाता था, कन्वीनर डिप्टी कन्वीनर, तो उस वक्त वो किसी को भी हटा के किसी को भी ले आते थे, तो नाम मैटर नहीं करते थे, पीछे कारकुन को पता था कि ये अल्ताफ हुसैन की डायरेक्शन है। लेकिन वाजिद भाई, तंजीम उनकी बहुत मजबूत थी पीछे, इनकी तो तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल आपने ठीक इब्तदा में कहा था भानमती का कुंभा है, तो ये चल नहीं पाएगा ये सेटअप उस तरीके से। जी ये बिल्कुल चलाना इंतहाई मुश्किल होगा, मैं इस बात से इत्तेफाक ठीक करता हूं। आखिरी एक आध मिनट है निज़ामी साहब, मैं जरा राना साहब से एक और मामले की तरफ भी जो है वो जरा रोशनी डलवा लूँ। राना साहब, आपके पास नून लीग की बड़ी खबरें होती हैं, टिकट के मामले पे जो खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज ने फलां खातून को ऐसे कह दिया, फलां ने जो है वो ऐसे कह दिया, ये गैर मामूली इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं।
या आपको लगता है कि ये हर दफा टिकट के मामले पे होता है, इस दफा कुछ खबरें सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा आ गई हैं? मुझे नहीं पता जिन्होंने खबर दी और फिर तरदीद भी आई उसकी। मेरे ख्याल में तहमीना दौलताना के बारे में मरियम नवाज इस तरह की गुफ्तगू कर नहीं सकती जो हुई, और जिस तरह के उनके आपस में ताल्लुकात है मैं बिल्कुल उसको समझता हूँ कि ये किसी ने बनाई है, क्योंकि इस तरह की खुद आदत नहीं है मरियम नवाज की कि इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाए, और फिर जो उनकी वालदा की दोस्त भी हों। और आपको पता है कि जब बेगम कुलसूम नवाज को मुशर्रफ दौर में क्रेन के ऊपर उठा लिया गया था, तो वो किस गाड़ी में किसके साथ थी? वो बेगम तहमीना दौलताना ही थी, जिससे पीएमएलएन को एक नई सियासी जिंदगी मिली थी मुशर्रफ दौर में, जब लोग मर्द भागे हुए थे, खामोश थे। तो ये एक कहानी बनी थी जुर्रत की। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई गुफ्तगू हुई होगी। बहुत शुक्रिया आमिर यास राना साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपका भी। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ मामलात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा मामला इस वक्त ज़ेर बहस है, वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदद फराहम कर सकता है। और फिर बात हो रही है उस तमाम मामले की कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए कि कोई इश्तिहारी जो है अगर कागजात नामजदगी जमा कराने पहुँचेगा तो क्या पुलिस उसका इस्तकबाल करेगी, उसे गिरफ्तार करेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर दिलशाद साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ के हवाले से जब मामला पहुंचा तो एक कमेंट आया, ज़रा मुझे उसकी अगर वजाहत आप कर दें कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से स्क्रूटनी करता है और अगर एक उम्मीदवार एक हल्के से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाता है और जमा करवाने के बाद उसको जो है वो अप्रूवल मिल जाती है, तो क्या दूसरे हल्के के ऊपर भी वही मयार होगा या अलग अलग होगा? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट एक पास किया कि आपके बहुत सारे लोग इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा तो गिरफ्तार नहीं होंगे तो और क्या होगा? तो इश्तिहारी जो है वो इलेक्शन किस तरीके से लड़ेगा, क्या लड़ सकता है, क्या तरीक़ेकार होता है, अगर कुछ वजाहत उसकी कर दें। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सैफर केस में इमरान खान साहब की जमानत कबूल कर ली है और मुजबात मंजूर हो गई है, तो इससे तो नजर यही आ रहा है कि आइंदा इंतखाबात में भी इसी तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में ही उनको मुराद दी जाएगी। और इस तरह जहां तक आप स्कूटरी का मामला है, स्कूटरी के मामला में यह है कि इस दफा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ी सख्त स्कूटरी के लिए इंतजाम किए हुए थे और उन्होंने तमाम जो जितने भी जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनका तमाम डाटा जो है वो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए रिटर्निंग ऑफिसरान को आगाह कर दिया है कि कहीं डिफॉल्टर हैं, कि सजा हुई है, तो उसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो का है, FIA का है, वो सारी मामला को स्कूटनी करने के बाद उन्होंने ऑनलाइन कर दिया ताकि रिटर्निंग ऑफिसरान जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाए। तो अगर कोई डिफॉल्टर है तो ज़ाहिर है तो कानून की जद में आ जाएगा, उसके तो कागजात नामजदगी मंजूर होना मुश्किल होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी मरात है इसमें मरात यह है कि अगर किसी जराए से ये मालूम हो जाए रिटर्निंग ऑफिसरान को कि ये जनाब इसे जो कागजात नामजदगी में हकायक जमा कराए हैं ये दुरुस्त नहीं है, यह गलत बयानी का काम दिया, तो वो भी एक्शन ले सकता है, आज खुद नोटिस भी ले सकता है। लेकिन सारे मामला तो स्कूटरी के टाइम बड़ी सख्त जांच पड़ताल होती है, हमेशा ही होती है, इस दफा कुछ ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने स्कूटरी के लिए बड़े इख्तियार दिए हैं। लेकिन इसके बाद एक ऊपर इसके साथ एपलेट ट्रिब्यूनल भी है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी वजूहत की बना पर पेपर एक्सेप्ट कर लिए, रिजेक्ट कर दिए, जो उनके जो मुखालफीन हैं तो वो फिर आगे एपलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अगर एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला भी उनको मंजूर ना हो तो उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त अपीलें जाएगी। तो ये लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है किसी के पेपर रिजेक्ट हो जाए और वो उसके बाद वो इलेक्शन ना लड़ सके। उसके रास्ते बहुत खुले हैं उनके लिए, एपलेट ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये तमाम मामला तो हमेशा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जितने भी इलेक्शन हमने भी देखे, हमने भी करवाए, वो सारे इसी तरीके से स्कूटरी का अमल गुजरता जाता है। लेकिन कंवर साहब, अगर कोई फर्द इश्तिहारी है, इश्तिहारी फर्ज जाहिर है कि कन्विक्टेड नहीं होता, वो मतलूब होता है क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा होता, वो गायब हुआ होता है, तो इश्तिहारी फर्द के हवाले से क्या कानून है? कानून तो यह है कि चूंकि वो इश्तिहारी हो गया ना, अदालत ने वो सामने उसको बहुत से लीडर, बड़े बड़े लीडर, इवन इमरान खान हो गए, ये सारे अपने गिरफ्तारियां दी हैं, जेल में बैठे हुए। अब इश्तिहारी को कोई का होना, मुजरम होना, तो मुजरम तो उन्होंने अपने आप को तस्लीम कर लिया कि हम मुजरम है, हम इश्तिहारी, हम पेश नहीं हो रहे।
तो वो खैर उनके कागजात नामजदगी अगर जमा हो गए हैं, इसका फैसला करेगा रिटर्निंग ऑफिसर। अगर रिटर्निंग ऑफिसर इनके पेपर रिजेक्ट कर दिए तो फिर अपील ट्रिब्यूनल में जाएगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन इश्तिहारी के लिए इलेक्शन लड़ना, इस तरह से करना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ही हो रहा है कि इश्तिहारी जो है वो गायब हो गया और अब वो कागजात नामजदगी जमा करा रहा है उसके पेपर। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर की सतह पर। बाकी अपील ट्रिब्यूनल में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, अलग बात है। अच्छा, लेकिन आपको क्या सूरत नजर आ रही है कि अगर एक इश्तिहारी है वो अपने पेपर जमा करवाने की कोशिश करता है या पेपर जमा करवाता है, उसके बाद उसको जो है वो स्क्रूटनी के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाता है, जाहिर है कि वो कानून के आगे सरनुगू होने के लिए तैयार नहीं है, कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको लगता है कि जब वो अपील के अंदर जाएगा या दीगर जगहों पर जाएगा, उसको अगर आप मेरिट पर देखें सारे मामले को, तो कहीं पर आपको लगता है कि कोई रिलीफ ऐसे अफराद को भी मिलेगा कि जो 9 मई के वाकयात में इश्तिहारी हैं? नहीं, 9 मई के जो इश्तिहारियात उनको तो रिलीफ मिलने का बादल नजर में नहीं आ रहा। जाहिर है कि जो इन्होंने एक स्टेट के साथ उन्होंने अटैक किया, स्टेट पर हमला किया, तो वो तो मुश्किल तरीन मरहला। फिर इसके बाद उतने मुजरम हैं, इतने खौफजदा हैं कि वो जनाब अदालतों में अपने पेश नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं हो रहे और है बेहोश हो गए। तो खुद सजा उन्होंने अपने आप को तस्लीम कर लिया कि हम मुजरम हैं। अब मुजरम भी 9 मई के वाक़े के हैं, तो ये मामला बहुत संगीन है और वो चूंकि स्टेट के साथ उनकी लड़ाई है, स्टेट के साथ उनकी जंग है, तो उनका कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर की सतह पर हो जाएंगे मुस्तरद। लेकिन एक और बड़ी अहम बात, कागजात नामजदगी तो के होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई इन पर्सन आए। कोई भी उनका प्रपोजल सेकेंडर जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल करा सकता है और स्कूटनी के टाइम भी उनका आना कोई जरूरी नहीं है, वो भी इसका वकला पेश हो सकते हैं। लेकिन इन प्रिंसिपल देखा जाए, एक मुजरम है, गायब हो गया है, रिपोश हो गया है, तो उनको तो ज़ाहिर मुश्किल है, रिटर्निंग ऑफिसर तो अपने साथ उसको पेपर को रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, बड़ा तनकीद हो रही थी कंवर साहब के इलेक्शन के स्केड्यूल के अंदर लोगों को टाइम नहीं मिल सका कागजात नामजदगी का। फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके पास जो दरखास्तें आई उनके अंदर भी कहा गया कि जी शेड्यूल को आगे पीछे ना करें, हमें बस कुछ 2 दिन का 3 दिन का मजीद वक्त दे दो। तो अब इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन का वक्त दे भी दिया है। तो क्या आपको कहीं पर लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरी प्रोसीडिंग है उसके अंदर कहीं पर किसी इलेक्शन लड़ने वाले के हकूक जो है वो मुतासर हो रहे हैं? नहीं, हमेशा जितने भी हमने इंतखाबात करवाए हैं तो उसके लिए हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 1 दिन 2 दिन देता है। इस दफा उन्होंने ज्यादा थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, 2 दिन दे दिया। बाकी जितने भी इलेक्शन हुए उनको आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 1 दिन दिया जाता है, लेकिन रात के 12 बजे तक का टाइम दे दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल जाए। अब इन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया, तो ये रूटीन का मामला, इस पर इलेक्शन कमीशन का जो 8 फरवरी का जो शेड्यूल है वो मुतासर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ उम्मीदवार ये शिकायत कर रहे हैं, जाहिर है कि उसकी तस्दीक उस तरीके से अभी तक नहीं हो सकी कि जी हमसे कागजात नामजदगी छीन लिए गए। तो अगर कागजात नामजदगी किसी के छीन लिए जाते हैं और वो बाद में अपील करता है कि जी मेरे साथ जो है वो कोई ऐसा उज़ुर हो गया था कि मुझसे जो है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया आते हुए और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया, 6 घंटे बाद छोड़ दिया गया, तो क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको कोई कागजात नामजदगी जमा करने के हवाले से रिलीफ मिल सकता है? नहीं जनाब, वो देखें, वो एक जो है इसको यही नहीं मालूम कि कागजात नामजदगी दाखिल कैसे किए जाते हैं। उसका वकील जमा करा सकता है, उसका प्रपोजल और सेकेंडर दाखिल करा सकता है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद पेश हो। अच्छा कंवर साहब, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सारे मामले को देख रहे हैं, जहां तक महसूस होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास अब कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल मौजूद है या उनकी नाअहली का जो है वो मामला मौजूद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई किसी कोशिश से आवाज़ उठती है कि मियां साहब शायद इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो आपको लगता है कि कोई शक भी है मियां साहब के इलेक्शन लड़ने के हवाले से? उसके लिए 2 जनवरी का को तमाम अखबारात में इश्तिहार आ चुका है कि जो आफ्ता हयात नाअहली का फैसला जो है वो 2 जनवरी को 7 रुकनी बेंच जिसके सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे वो सुन रहा है, उसमें ये सारे मामला तय हो जाएंगे। ये 2 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। अच्छा कंवर साहब, एक आखिरी चीज़ और फरमा दीजिएगा कि 2024 के जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को जो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, ये गुज़िश्ता इंतखाबात से इसमें कोई कानून के हवाले से, कोई इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से आपको इसमें इनफरादियत नज़र आती है? नहीं, इसमें कोई नहीं, वही चीज़ है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इसमें जो सियासी तौर पर लोगों में ज्यादा बेचैनी है, इतराब है, क्या सराइयाँ भी हो रही हैं, लेकिन असूल तौर पर इलेक्शन का तरीक़ेकार वही है जो माजी में इंतखाबात होते रहे।
तो इलेक्शन से पहले जिस तरीके से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से खत आया, मुख्तलिफ जो है वकला रहनुमा प्रेशर डाल रहे हैं, सियासी जमातों की तरफ से भी आवाज़ें माजी में आती रही, इस तरह की मिसाल आपने माजी में देखी है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या बाकी जो बार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ बार कौंसिल जो दिया है, ये गैर मंद की बात है। ये इसके लिहाजा है कि उन्होंने हल्का बंदियों के बारे में बात की, हल्का बंदियों को फैसले की तौसीक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कर दी। तो ये अब सारे मामला जो है ये इस प्रिंसिपल देखा जाए तो उनका ये गैर मंतकी मुतालबा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इस्तीफा देने की हमेशा रवायत रही है, और ये जब भी इलेक्शन होते हैं इसी तरह के मुतालबात तो सदार रजा में भी होते रहे। इन पर भी सदार रजा पे इमरान खान ने मुतालबा किया था। इस तरह ये मुतालबात चलते रहते हैं। इसके बाद तो ये सारे जो मामलात हैं ठीक है तहत हो जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। और खुद वकला तंजीमों ने कह दिया कि हम इसको नहीं मानते। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने एक नुक्ता बयान किया है, उन्होंने कहा है कि जी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो अमलदारी अपनी दिखाता है या उसकी बुनियाद के ऊपर पार्टियों को जो है वो इलेक्शन लड़ने से नाइल करार दे देता है, ख़त्म कर देता है, उनका निशान छीन लेता है, ये जो है वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? लतीफ़ खोसा साहब की बातें सियासत ज्यादा होती है, वकालत कम होती है, आइन और कानून की बातें वो पशेपुश छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी के मामलात को इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो उसकी कोई उनको अपना इंटरप्रिटेशन होती है हर वकला की। अब तो पार्टी के एक नायब सदर भी हैं, तो इस लिहाज से उनकी बात में कोई आईनी और कानून तौर पर जो है उनका अपना इंटरप्रिटेशन होता है। उस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में जो कर रहा है, उनकी पार्टी के लोगों ने शिकायत की है ना। जो बाकी जो पार्टी के इंतखाबात होते रहे हैं तो उन्होंने किसी ने शिकायत नहीं की, तो उन्होंने कागजात निकल के इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस लेने का मजाज नहीं होता। अब इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों ने इंट्रा पार्टी के इलेक्शन जब भी होते हैं वो बाकायदा एतराज़ात करते हैं, दरखास्तें देते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना पड़ा। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद नोटिस नहीं लेता। अच्छा, साइफर केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन के हवाले से दिए हैं कि आप समात पे समात किए जा रहे हैं, जाकर इलेक्शन करवाएं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे इस तमाम रिमार्क्स के जरिए भी कोई दबाव आएगा और इलेक्शन करवाने का जो एक प्रोसीजर है उसमें कुछ उनको मुश्किलात आएंगी? मुझे मुश्किलात नहीं आएगी। उसके अंदर बहुत एक खुश आइंद जो है ना ताज़ा हवा का महसूस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को बावर भी करा दिया गया है कि ये आपके इख्तियारात में नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर वो तौसीक भी कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन तो इनके फैसलों से मजबूत होता जा रहा है। तो इस लिहाज से इनमें कोई ऐसा इलेक्शन पर मुतासर होने का खतरा नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने आज़ादाना फैसले में आज़ाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशहाली का पैगाम लाएँ, उम्मीद का पैगाम लाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।